हेलो बच्चों। आज सीबीएसई ने जो है सो टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आपका सिलेबस रिलीज कर दिया है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं और आपको बताने आया हूं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। और सीबीएसई ने क्या टर्म 1 में दिया है, यहाँ जो उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया है, सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और सभी बच्चों को ध्यान में रखकर और लोगों के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि यही रीज़न था कि आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, क्या रीज़न था? बेटा मैं यही रीज़न है कि आगे मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ताकि मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ सिलेबस में इस तरह की चेंजिंग आनी है। ठीक है। यही रीज़न है कि मैं इतने दिनों से कुछ वीडियोज नहीं डाल पा रहा था, और नहीं डाल रहा था, नहीं डाल पा रहा था, क्या डाल नहीं रहा था। ठीक है। तो रीज़न यही था बच्चे। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिया है। ठीक है। पहला आपका जो है, देखो आपकी एनपीओ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं डाला है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आएगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। इस एमसीक्यू बेस्ड में उन्होंने एनपीओ को नहीं लिया, और उन्होंने किस में लिया? डिस्क्रिप्टिव में। तो ये एक अच्छी बात है। अगर वो ऑब्जेक्टिव होता तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती, और हो सकता है कि वो मार्क्स लूज कर लेता। राइट। तो अब देखिए आप कि इसके आपके, अगर आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक से पढ़ते हो तो उसमें फंडामेंटल चैप्टर सेकंड चैप्टर आता है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इंक्लूड है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों को मिला के सीबीएसई कह रही है क्या कि 18 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने हो गए? 18 मार्क्स का पेपर होगा बेटा। तो ये 18 मार्क्स का पेपर आपका होगा। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो आप देखिए, इसके बाद हमारा जो है कंपनी अकाउंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा है और बहुत ही लेंदी है। ठीक है। कई बच्चे क्या करते थे कि पहले, हाँ, और कभी अभी भी कई बच्चों का एनालिटिकल टेबल बना के शेयर्स को किया करते थे। वो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट करेगा वो, अगर उस तरह से कहीं भी वो पढ़ रहा है तो। ठीक है। मैं बहुत ही इजी तरीके से इसको बढ़ाता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। आप हमारे चैनल पे रहें, और आपको मैं शेयर वीडियो बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा। और ये देखिए इंडिविजुअल चैप्टर 12 मार्क्स का है, जबकि आप देख रहे होंगे कि अगर आप अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल सर की बुक देखें हम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 18 मार्क्स आएगा। राइट, 18 मार्क्स आएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स से ही आपका 12 मार्क्स का आ रहा है। राइट। तो इंडिविजुअल चैप्टर है, हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स है। राइट। अब आते हैं हम जो आपका बी पार्ट है, यानी कि थर्ड बुक हम कहेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, या एनसीईआरटी बुक में सेकंड पार्ट आपका बी पार्ट होगा, माने बुक 2, उसमें आपका क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब इसमें बेटा आपका क्या है कि सबसे पहले जो गिवन है वो बैलेंस शीट गिवन होगा, जिसके आपके मेजर हेड और सब हेड आपको करने हैं। क्या करने हैं? ये आपने देख रहे होंगे आप कि मेजर हेड, ठीक है, और इसके सब हेड्स आपको लर्न करने होंगे। राइट। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, ठीक है, ये आपका मेजर हेड और सब हेड आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। वो हम आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारा एक रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस आपको करने हैं। राइट। तो रेशियो एनालिसिस आप करते हो, उसके से आपको जो है सो 10 मार्क्स का आपका आएगा, यानी कि आपके 2 चैप्टर्स को आप इंक्लूड करोगे तो उस 2 चैप्टर से आपको कितने आने हैं? 10 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपका 40 मार्क्स का हो जाता है। और ये कंप्यूटर वाला कोई लेता नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट पे ज़रूर डिस्कस करेंगे बेटा कि फर्स्ट टर्म में आपको प्रोजेक्ट जो करने हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल प्रोजेक्ट आपको 20 मार्क्स का है।
तो 10 मार्क्स आपके जो है प्रोजेक्ट वो आपको करने हैं फर्स्ट टर्म में, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा रिटेन होगा। रिटेन आपका 6 मार्क्स का होगा, जिसमें रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स का आपका फाइल है और 2 मार्क्स का आपको वाइवा है। फाइल जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक ही बनानी है, ठीक है, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव्स आप हमारे चैनल पे बने रहें, और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे कि आप 40 to 40 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बट आपका कुछ टिप्स जो मैं बताऊंगा, आप रेगुलर वे पे अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे हम 100% मार्क्स ला सकते हैं, यानी 40 आउट ऑफ 40 हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया। अब इसके डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपका डिलीट हुआ है। बेटा फर्स्ट चैप्टर से कुछ, यानी इसकी फंडामेंटल से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब आपको करना ही करना है। गुडविल में भी कोई डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। गुडविल में आप अगर देखें तो आप देखो, आप गुडविल का कि आपको नेचर पढ़ना है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन पढ़ना है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ये तीनों ही मेथड्स आपको करने हैं, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट ईयर भी नहीं था और इस साल भी, आप देखिए नोट में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ऑलवेज होता ही है, हम इसीलिए इसको पीएल अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, या फिर प्रॉफिट में से आप माइनस करते हैं जब आप अप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है। अब गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट से आप रेज कर सकते हैं, जो एडमिशन चैप्टर्स में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। रेजिंग राइटिंग ऑफ गुडविल एक्सक्लूड है, ये मैंने करवाया ही नहीं, और ये आपके जो है सो आपके सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही नहीं करवाया था बेटा, राइट। अब आप देखिए कि एक चीज़ हमें देखना है कि क्या जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके गुडविल का, स्टेट ऑफ मीनिंग ऑफ नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग गुडविल ही कह रहा है, ठीक है। यानी कि सारे ही चीज़ें आपकी गुडविल की पढ़नी है बेटा, गुडविल का भी। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर्स है उसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट था वो आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ यही है कि आपको क्या क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने से रिलेटेड, या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस से रिलेटेड आएगा, और प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वाला पार्ट आ सकता है, ठीक है। यही वाली पार्ट इसमें आएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला पार्ट आपका आएगा। इसके बाद आते हैं हम एडमिशन। एडमिशन में बेटा सारी चीज़ें आ रही है, सिर्फ लास्ट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट इसमें नहीं आएगा और बैलेंस शीट, तो इसलिए इसको भी हम उसी हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कंपनी अकाउंट में। कंपनी अकाउंट में बेटा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो शेयर्स एंड शेयर कैपिटल का नेचर और टाइप्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शंस, ये दोनों ही करने हैं। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, लेकिन इसमें एक्सक्लूड है इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के पॉइंट को आपको नहीं करना है। इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं करना है और पहले भी नहीं था। इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये पार्ट आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट, अब इसका आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है बेटा, ठीक है। ESOS कहते हैं इसको, ESOP कहते हैं, यानी प्राइवेट प्लेस एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को आपको करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल से कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इसके चीज़ों को आपको समझना है कि ये है क्या, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं।
डिस्क्लोज ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये भी आपका है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे बहुत लेंदी होते थे और बच्चे उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती थी और कई बार सीबीएसई में इसी चैप्टर से रॉन्ग क्वेश्चंस आया हुआ था जिसमें बच्चे उलझ जाते थे और उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। भले ही बाद में सीबीएसई उस पर अटेम्प्ट करने पे ही फुल मार्क्स दे देती थी, बट बहुत टाइम वेस्ट होने की वजह से वो कई क्वेश्चंस बच्चे लूज कर देते थे जो स्मार्ट तरीके से वर्क नहीं करते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रहा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपका जो है बी पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा का पूरा आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे रेशियो के बारे में बहुत सारे जिक्र हो रही है, लेकिन मैं बताऊँ रेशियो आपको पूरा ही कर लेना बच्चे। ठीक है, क्योंकि अभी जो डिस्कशन हो रही है कई जगह उसमें है कन्फ्यूजन। जैसे कि इसमें रेशियो के बारे में दे रखा है कि लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो ही आ रही है, राइट। सिर्फ दो रेशियो के बारे में आपको बताया गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसके डिटेल्स में देखते हैं तो डिटेल में ये क्या कह रहा है कि डेवलप द स्किल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो सॉल्वेंसी रेशियोज के हैं, टोटल एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। और नीचे आपका नोट में दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का है, जिसके बारे में ये नीचे नोट में लिख रहा है। तो यहाँ पे सस्पेंस में है, तो यही रीज़न है कि ये पूरा चैप्टर आप सही से कर लें ताकि सस्पेंस की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, ये पूरा ही आप कर लें और ज़्यादा बेटर है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कोई बच्चा लेता नहीं है। अब आते हैं हम इसके टर्म 2 पे। टर्म 2 में आप देखिए कि एनपीओ आपका 10 मार्क्स का है बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रहा कि एनपीओ आपका जो है सो डिस्क्रिप्टिव वाले में दे दिया, राइट। तो उससे आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ये सही है आपका यहाँ पे। अब देखिए, एडमिशन अगर आपने फर्स्ट टर्म में किया है बेटा, तो उससे रिलेटेड ही होता है आपका होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, वो अगर आपने एडमिशन सही से कर लिया तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें भी डिलीट किया गया है जो हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा आ रहा है। इसमें एक है आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो नहीं आ रहा है, वो आपके डिलीट है सब। ठीक है, सिलेबस से। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, इसमें अकाउंटिंग ऑफ फॉर डिबेंचर्स ही आपका 8 मार्क्स का आ रहा है बेटा। और ये जो आप देख रहे होगे 12 मार्क्स का ये 2 चैप्टर्स है और 10 मार्क्स का इंडिविजुअल चैप्टर एनपीओ है, जो पहले भी था, राइट। तो डिबेंचर्स जो आपका आ रहा है वो 8 मार्क्स का है, यानी इसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स ही आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं आ रहा बच्चे, राइट। अभी हम फुल सिलेबस में भी डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे, देख। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब देखो, कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला जो है, ठीक है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, वो आपका, और कैश फ्लो, इन दोनों को मिला के इस बार आ रहा है 10 मार्क्स का बच्चे। जबकि पहले क्या होता था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको जब टीचर ने बताया होगा स्टार्टिंग में सिलेबस, तो ये 8 मार्क्स का था। ठीक है, और आपका कॉमन साइज वाला जो चैप्टर था उससे 4 मार्क्स का आता था, तो 12 मार्क्स का हो जाया करता था। बट अब इसमें क्या कह दिया कि इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके 10 मार्क्स का है बच्चे, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये 2 चैप्टर्स मिक्स करके है, राइट। कंप्यूटर के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए, पार्ट 2 में भी आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपको करने हैं बेटे। ठीक है, इसमें भी वही रूल है। इसके जो प्रोजेक्ट में होगा, रिटेन होगा, जिसमें कि आपका कैश फ्लो का एक क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन हो, जैसा गाइडलाइन आएगा अभी। हाँ, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट सीबीएसई इशू करेगी कि किस फॉर्मेट्स में वो लेगी और किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछेगी, सैम्पल पेपर जिसको हम कहते हैं। तो बेटा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो कहना चाह रही है, राइट। तो प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कि रिटेन आपका जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा, प्रोजेक्ट फाइल का 2 मार्क्स होगा और वाइवा के भी 2 मार्क्स हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्ट के लिए बताया गया है। तो एनपीओ में कोई भी डिलीट नहीं है, सारी चीज़ें आ रही है, वो सब कुछ आएगा ही जो आपने दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, रिटायरमेंट में आपका कुछ चीज़ें को डिलीट किया गया है।
ठीक है, इसमें भी आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आ रहा है, पार्टनर्स लोन नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को आप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, राइट, क्या लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। तो इसमें प्रिपेयर बैलेंस शीट करने के लिए बोला है, बट एडमिशन में बैलेंस शीट नहीं बोला है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं बेटा, तो आप वहाँ सीख लेंगे। तो यहाँ भी आपका अगर आपने किया है तो आपके लिए सो गुड, आपको बैलेंस शीट रिटायरमेंट में भी दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन में अगर आपने कर लिया है, ठीक है। डेथ में आपका क्या आना है, कैलकुलेशन ऑफ डिजिट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, भाई ये पार्ट आपको करने हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपको, यानी कि जो डिजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है, डिजिट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है, वो आपको करने की ज़रूरत यहाँ इसमें बिल्कुल ही नहीं है, राइट। अब देखिए आप, डेवलप द स्किल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिजिट पार्टनर शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ, ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ नहीं बोला है, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ। तो बेटा ये भी आपको करना है, यानी कि डिजिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेगी, राइट। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और पार्टनर्स लोन अकाउंट और डिजिट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वो आपको नहीं करना है, वो चीज़ें आपका डिलीट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अब आते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सभी करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट आपको नहीं करना है, बाकी सब करना ही करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और बेटा साथ में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करें, राइट, और बहुत इसको कमेंट भी अच्छे अच्छे करें, ठीक है। देखिए अब डिबेंचर्स के बारे में बच्चे मैं बताना चाहूँगा, डिबेंचर आपके जो शेयर्स आपने किया है फर्स्ट टर्म में उससे ही रिलेटेड है, अगर वो आपने सही से किया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, राइट। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर्स है, अगर हम अकॉर्डिंग टू शेयर्स से कंपेयर करें तो छोटा चैप्टर है, ये आप बहुत अच्छे से और इजी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपको जो डिबेंचर्स में करना है वो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या करना है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये डिस्कस करना है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सारे जो शेयर्स में हैं यहाँ तक वही सारे सिलेबस हैं, सिर्फ एक डिस्काउंट वाला पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। रिडेम्पशन, अब रिडेम्पशन चैप्टर नहीं करना है, इसमें एक पार्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, जो इशू ऑफ डिबेंचर्स में ही है वो आपको करने हैं, ठीक है। डिबेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ये करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से एक्सप्लेन आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए आप, नोट में लिखा हुआ है डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिबेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, और इसको आपको राइट ऑफ जो आप करोगे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फाइनेंशियल कॉस्ट ES 16 के इस ऑर्डर में आपको करने हैं। हम वो डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर्स आपको बताएंगे, तो उसमें आपको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको करना है और कैसे ये राइट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरी तरह से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि देखिए इसमें आपका जो पार्ट है TDS का, ठीक है, वो एक्सक्लूड है बेटा। पहले TDS का पार्ट होता था, वो आपको एक्सक्लूड किया गया है, इसमें नहीं है, यानी कि TDS आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिलेटेड सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी अप्लाई,
जो 2013 के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें अप्लाई है, बट जो कॉन्सेप्ट TDS का था वो एक्सक्लूड है, यानी कि इसको नहीं करना है आपको, राइट। बट ये ध्यान रखना है, देखो आप इस साइड, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, इसका मीनिंग थ्योरी का जरूर करना है, ठीक है। और कैसे आप इंटरेस्ट वगैरह आप कैलकुलेट करते हो वो तो आपको करना ही है, लेकिन एक जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का है उसकी सिर्फ मीनिंग आपको करनी है, राइट। अब बी पार्ट से अगर हम बात करें तो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज वाला जो है वो करने हैं, ठीक है। बहुत ही इजी पॉइंट्स है ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सबसे लास्ट चैप्टर है थर्ड बुक का, राइट। अगर हम TS ग्रेवाल सर की बुक की बात करें तो थर्ड बुक में आपका कैश फ्लो है, उसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिपरेशन AS3 के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड से ओनली करना है। पहले भी इनडायरेक्ट मेथड था, कई सालों से यही है, तो इनडायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको करने हैं बच्चे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट मेथड से विद एडजस्टमेंट्स वाले करने हैं। अच्छा, कुछ नोट में है, इसके बारे में हम बात कर लें। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड, बोथ फाइनल एंड इंटरिम एंड टैक्स, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज टू बी ट्रीटेड एज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये पहले भी था, लेकिन बहुत पहले 2-3 साल पहले की बात करें तो ये इसके अंदर नहीं आता था, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता था, तो ये चीज़ें इन्होंने इसलिए मेंशन कर दी है। करंट इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कुछ भी नहीं गिवन है बेटा तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है सो हम क्या लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के रूप में लेंगे, यानी इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर रखेंगे। जो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सर क्या कह रहे हैं, राइट। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड टू बी गिवन इफेक्ट एज प्रेस्क्राइब्ड AS4 event the occur after the balance sheet date. Current year proposed dividend will be accounted for the next year after the declaration of the shareholders, right। चलिए कोई नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मार्क कर लें। जब आपको कैश फ्लो हम बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ें क्या कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको मैं डिस्कस भी करूँ तो उतना कुछ आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस ना करें बेटा। तो ये पार्ट तो आपको करना नहीं है, ये पार्ट तो बिल्कुल ही आप इसको समझें कि ये है ही नहीं, अकाउंटिंग कोई लेता नहीं, तो इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट फाइल जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट वाज प्रिपेयर्ड ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द इंटायर एकेडमिक सेक्शन। पूरे ही साल में आपको एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, उसको डिवाइड करेंगे 2 टर्म में, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। डिटेल गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्स एज फॉलोज। स्टूडेंट्स नीड टू क्रिएट 1 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के प्रोफाइल को हमें लेना होगा, और असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। किस किस रीजन से आप बना रहे हैं वो देखिए आप। पहला कह रहा है स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टेट द मीनिंग, स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग समझना होगा। ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में। सेकेंड, आपको स्टडी द प्रॉपर यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, लाइक अ कंपैरेटिव एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लो, इन सब को अटेम्प्ट करना है। ये सारे चीज़ों को उसको डिफरेंट टूल्स का यूज करके आपको बनाने हैं, ठीक है। कैपेबल टू द क्रिएट कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज, और आपको क्रिएट करना है कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज का आप किस तरह से आप कर सकते हो, कैसे बनाओगे, इन चीज़ों को आप इजी तरीके से आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इन सब नॉलेज को वो चेक करना चाहते हैं प्रोजेक्ट वर्क में।
अंडरस्टैंड द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब देखिए आप इसके ये पार्ट भी जो फर्स्ट टर्म में आपको दिखाने हैं, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो और कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला, ये आपको किस में करने हैं, सेकेंड टर्म वाले में करने हैं। तो फर्स्ट टर्म में रेशियो एनालिसिस से आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस ये सब करना है और उनसे रिलेटेड ही आपको प्रोजेक्ट्स में दिखाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होगा। ये देखिए आप, टर्म 1 का रिटेन टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट अकाउंटिंग रेशियो होगा, जिसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल फाइल आपका 2 नंबर का होगा, वाइवा अकाउंटिंग रेशियो से ही। पहले क्या होता था, कहीं से भी टीचर्स पूछ लेते थे, तो ऐसा इसमें नहीं गिवन है, क्लियरली मेंशन कर दिया कि रेशियो एनालिसिस से ही आपको पूछने हैं। तो हम टर्म 1 में रेशियो एनालिसिस से ही वाइवा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। टर्म 2 में रिटेन टेस्ट बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा इस पे रिलेटेड, इस पे बेस होगा क्वेश्चंस, रिटेन टेस्ट जो 6 नंबर का होगा, ठीक है, वो आपको करने हैं। प्रैक्टिकल फाइल आपके 2 मार्क्स का होगा और वाइवा जो होगा वो उसमें आपका कॉमन साइज और कैश फ्लो, ठीक है, इन 2 चैप्टर से, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एक ही चैप्टर्स है और जिसको हम 3rd चैप्टर के जानते हैं 3rd बुक में, और कैश फ्लो आपका 5th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द TS ग्रेवाल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वाइवा पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। तो इस तरह से दोनों टर्म में 10-10 मार्क्स का डिवाइड किया गया है, राइट। तो इस तरह से आपका ये है बेटा। अब इस तरह से सारे ही आपको हमने डिस्कस करके बता दिया कि क्या क्या आ रहा है बच्चे, ठीक है। आप मेरे चैनल पे बने रहें। अब इस तरह से मैं रेगुलर वे पे आपका वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हर बुक से मैं रेफरेंस लेके आपको बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे, राइट। और एक एक चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से एनालाइज करूंगा, और आपको बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।